प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात आदरणीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आए हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और राम राम आप सभी को। आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है जी.जे के आज के इस प्रज्ञा सम्मान समारोह में। एक बार जोरदार तालियां आज के इस आज सबने जो सफलता हासिल की है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई के इस संदर्भ में मैं दो लाइनें कहना चाहता हूं कि सितारों ने गगन से अरमान भेजा है, सितारों ने गगन से अरमान भेजा है, फूलों ने चमन से सलाम भेजा है। आदरणीय गुरुदेव और पूरी जी.जे टीम ने तहे दिल से आप सबको बधाई का पैगाम भेजा है। तो बधाई आप सबको आपकी शानदार सफलता के लिए, बधाई आप सबको आपके समर्पण, त्याग और तपस्या के लिए, बधाई आप सबको उस संघर्ष में धैर्य रखने के लिए और बधाई आप सबको आपके जोश, जुनून और उत्साह के लिए। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। आज के इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के लिए प्रोफेसर राका मैम, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही है, उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का पदभार ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां प्रोफेसर राका मैम को। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के लिए शैलेंद्र तेजस्वी जी, जिन्होंने राजनीति विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2023 में और राजस्थान फर्स्ट रैंक हासिल किया, उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और विशिष्ट अतिथि का सम्मान करें। शैलेंद्र तेजस्वी जी के लिए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए और हमें मार्गदर्शन और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का पदभार ग्रहण करने के लिए मैं आदरणीय गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का पदभार ग्रहण करें। जोरदार तालियां। ये वो टीम है जो पर्दे के पीछे रहकर आप सब लोगों के लिए दिन रात नहीं रहती है, दिन रात मेहनत करती है पूरे समर्पण भाव से। पूरी जी.जे टीम को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए के.एल. यादव सर का, ओपी जी का और महादेव जी सर का स्वागत करने के लिए उत्तम जी को, नवाब खान साहब को निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और इनका माला पहनाकर स्वागत करें। महादेव जी सर के लिए जोरदार तालियां आप सबकी ओर से। महादेव जी सर पूरी जी.जे टीम के लिए बैकबोन का काम करते हैं। जो भी ऑनलाइन कंटेंट होता है, टेस्ट सीरीज होती है, उसके लिए सारा काम महादेव जी संभालते हैं। एक बार जोरदार तालियां महादेव जी सर के लिए। के.एल. यादव सर, हिमालय जो आपको संभालते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप कह रहे हैं। ओपी मैया जी भी हिमालय टीम से जुड़े हुए हैं। जोरदार तालियां। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा डॉक्टर बन सके, अच्छा ट्रीटमेंट कर सके। ऐसे ही टीचर के लिए है, वो पढ़ेगा और भी जितने काम है, किताबें 100 पढ़ लेगा, बाहर की आंखें पढ़ लेगा, लेकिन उसका जैसा पढ़ाने का तरीका होगा उस पर निर्भर करता है कि बच्चे उन्हें कितना प्यार करते हैं। ये कहना है बेलीवाल सर, क्यों लक्ष्मी नारायण मैं ही कहती हूँ, आप सब लोग बेलीवाल सर कहते हैं। आप सब इनको क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इनका स्वभाव इतना सरल है, अच्छी तरीके से बात करते हैं, मृदुभाषी हैं, अच्छे तरीके से समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो जब ये मुझे मैडम कहते हैं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने कहा ये इतना ज्ञानी व्यक्ति और मुझे मैडम कहता है, तो मुझे
समारोह में वो मुझे हमेशा बुलाता है और बिल्कुल सम्मान तरीके से मुझे आग्रह करता है, और मैं कई बार कुछ काम हो पाते तभी मना नहीं कर पाती, क्योंकि इसका आग्रह हमें इस तरीके का दिखाई देता है। बहुत बधाई देती हूँ, और नए इंस्टीट्यूट इसके नाम से ही चलेगा, ये मुझे मालूम है। आगे इतने हजारों में बच्चे आएंगे और केवल इसी के नाम से आएंगे। मेरे भी स्टूडेंट ऐसी हैं जो पीएचडी कर चुकी हैं, उसी बात हुई तो बोले बेलीवाल सर, मैं जैसे कहती थी पढ़ने के लिए, बोले बेलीवाल सर हमने उनकी ऑनलाइन क्लासेस को बहुत ज्यादा ली है, तो ये इतने पॉपुलर हो चुके हैं। ये मुझे तब पता चला जब मैं इनके स्टूडेंट से मिली, नहीं तो मुझे तो लगता था लक्ष्मी नारायण है बस, ये बात पहले पर अब धीरे धीरे ये महसूस होने लगा है कि शायद मैं भी इनकी स्टूडेंट के रूप में बनी रहूं तो शायद ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरी नॉलेज भी धीरे धीरे और ज्यादा गेन होती जाएगी। बात शुरू करूं जी जैन के बारे में, उससे पहले एक कहावत मुझे याद आई। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि फाउंडेशन इज ए ग्रेट विर्च्यू दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय ए डिस्करेजियस मैन, कि किसी भी वस्तु की नींव रखना एक बहुत बड़ा सद्गुण है जिसे निरुत्साहित आदमी नहीं रख सकता, और वो नींव जी जैन की रखी है, वो रखी है डॉक्टर लक्ष्मीनारायण। आज जी जैन का ये शायद मेरे ख्याल से पहला कार्यक्रम, जिसमें लगभग 200-300 की गैदरिंग है, एक शुरुआत हुई है। इस यात्रा में जी जैन की पूरी टीम ने मेहनत की, और डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी बेनीवाल ने जो एक लगन और एक जो मेहनत से काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये गैदरिंग 200, 300, 400 नहीं, कई हजारों में गैदरिंग इकट्ठी करने के लिए हॉल हमें लेना पड़ेगा, और एक बहुत बड़ी स्कूल व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर ने जो एक काम शुरू किया है विभिन्न विषयों पे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब आप सबके बीच में वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गई, वो क्षण आ गया जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब मैं इस मंच पर हम सबके आदरणीय और हम सबके प्रिय आदरणीय गुरुदेव को बुलाना चाहूंगा कि वो हमें अपना आशीर्वचन प्रदान करे। इस बार जोरदार तालियां अपने मन को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज सही दिवस है,
और मैं उन 3 नहीं, उन सब महान शहीदों को आज याद करूंगा इस मंच से। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु नहीं, वो और भी बेनाम और एनाम वो शहीद जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना त्याग और बलिदान दिया, उनको सर्वप्रथम उनको नमन। उनको सर्वप्रथम नमन इसलिए कि आज हम जो एकत्रित हुए हैं, ये उन्हीं के त्याग और बलिदान का फल है। शाम का टाइम था और मैं बाढ़ चौकी के ऊपर, मेरा घर ग्वाड़ में है, और ग्वाड़ में वही समझ सकते हैं जो गांव के। आप ग्वाड़ या ग्वाड़ी कह रहे हैं, एक वो मोहल्ला जिसके बीच में बहुत बड़ा चौक और खाली जगह हो, सामने मंदिर था और भजन चल रहे थे। कोई भजन संध्या थी और जो भजन गाया जा रहा था वो एक राजा का था, और उसमें अंग्रेजों की भी प्रशंसा चल रही थी, साथ में राजा की प्रशंसा भी चल रही थी। जो कि वो पुराना भजन था। गाने वालों को उसके भावार्थ से मतलब नहीं था, उनको तो शब्दों से मतलब था और अपनी राग से मतलब था, उनको टाइम पास करना था। तो जब वो गा के और काटे तो लाउड स्पीकर शांत हुआ। तो मैंने दादाजी से पूछा, मेरे दादाजी पहले रेलवे में थे, और वो जब ये भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस टाइम एक ट्रेन चला करती थी लाहौर टू अमृतसर, और उसके बाद वो बीकानेर रीजन में आ गए। उसमें वो कोयला जोड़ने का काम करते थे, मजदूर थे। तो मैंने उनसे पूछा, वो दादाजी आपने तो वो युग देखा है, अंग्रेजों का युग भी देखा है, आपने सामंती युग भी देखा है, तो अभी भी जो भजन चल रहा था तो उसमें ये कहा गया कि वर्तमान युग से वो युग ज्यादा अच्छा था जब सामंत थे और अंग्रेज थे। तो दादाजी ने एक छोटी सी बात कही कि बेटा ये युग ही इतना अच्छा है कि तू इस लायक बना कि तू मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा युग अच्छा है। ये शहीदों की वजह से हम ऐसे क्वेश्चन उठा पाते हैं कि आज का युग अच्छा था या पुराना युग अच्छा था। अगर आज अंग्रेज होते या सामंत होते तो तू बेटा ये क्वेश्चन नहीं पूछता, तू किसी गढ़ के अंदर या किसी गड्डी के अंदर तू घोड़ों की लीद उठा रहा होगा, मेरे से प्रश्न पूछ रहा होगा। तो ये आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ये इन्हीं शहीदों की वजह से है। तब मैंने इनको सर्वप्रथम इनको मदद किया। फिर मैं नमन करता हूँ माँ शारदे को, जिनकी वजह से हम यहाँ एकत्रित हुए। तो माँ वीणा वादनी को नमन। मैं चाहता हूँ कि ऐसे मंदिर जहाँ इस देवी की पूजा हो वो जगमगाए सबसे ज्यादा इस देश में। मैंने मेरे जीवन में जब हम अनसोशल एलिमेंट से असामाजिक तत्व, आपने जब कभी भी स्कूल लेक्चर में या मुझे नहीं पता ग्रेड 3 और सेकंड में जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं और मन तो बच्चों का बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं, उस टाइम शायद आप अपराधी बालक पढ़ते हो। तो हम वैसे ही बहुत बाद में जाके जब मैं इनके संपर्क में आया, सबके संपर्क में आया, मैं के जो पतिदेव हैं, गुरुदेव हैं, वो भी राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे स्टैटिक्स के, और एक राजस्थान विश्वविद्यालय का टीचर्स का एक एसोसिएशन है, प्रोफेसर जयंत सिंह जी लंबे समय तक उसके अध्यक्ष रहे। फिर उनके संपर्क में आया तो धीरे धीरे सब कुछ शांत होता चला गया। और एक छोटी सी घटना हुई थी, 31 दिसंबर की रात क़यामत की रात होती है। तो जोश तो था लेकिन होश नहीं था। तो तोड़ना था लेकिन किसको ये नहीं पता। तो प्रोफेसर जयंत सिंह जी एक हॉस्टल के वार्डन थे, नाम था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस हॉस्टल। तो हमने एक रात को बंकस किया, हॉस्टल में तोड़ फोड़ कर दी। सुबह
चाय वाय पी के 2-4 घंटे बाद घूम गा के वापिस आए तो रूम के ताला लगा हुआ था और ऊपर लगा हुआ था कि आपके 2-3 लड़कों के कमरे सील कर दिए गए। तो एक बार तो गुस्सा आया, ऐसे कैसे कर दिया ये वो, फिर गलती का भी एहसास हुआ, रात गलत है लेकिन माननी नहीं है गलती। मैं और सर टीचर्स हॉस्टल में रहा करते थे उन दिनों विश्वविद्यालय। तो 10-11 बजे गए होंगे, हमने सोचा सर से झगड़ के आएंगे, 2-3 को और साथ लिया। सर बाहर आए और स्टूडियो में बैठ गए। आओ कैसे है, वो सर ऐसे करके रात हमने एक महान कार्य किया था उसकी माफी मांगते हैं। सर ने ज्यादा नहीं कहा, देखो मैं एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि हॉस्टल है तो मेरा है, ये हॉस्टल आपका है, नहीं ये सरकार का है, नहीं विश्वविद्यालय का। आप इसको जैसा चलाएंगे ऐसा ही हो जाएगा। और नहीं कुछ कहा, हमने सोचा 2-4 गालियां देंगे, लताड़ेंगे, घर पे फोन करने की धमकी देंगे। वो अंदर गए और चाबी दे दी कि ये तुम्हारा कमरा, ये तुम्हारा हॉस्टल और तुम संभालो इसको। उसके बाद से मैं ग्रेजुएशन के 1 साल बाद की बात है, फिर शांत होते गए और फिर जीवन में जो सपंदन गुस्से के थे, जो गांव से जो एक आग लेके आए थे, जो गलत दिशा में जा रही थी, उसने फिर सही दिशा लेना शुरू कर दिया। तो मेरे जो शुरुआती गुरु हैं वो मैं और सरी हैं, जिनकी वजह से हमने ये जो अनसोशलमेंट हमारे एलिमेंट्स जो हमारे पे आ गए वो गए। अब आगे भाई शैलेंद्र की बात करूंगा। शैलेंद्र है, शैलेंद्र के भाई भी आए। शैलेंद्र से पहली बार मैं तब मिला जब मैं भी साथ थे, शैलेंद्र भी थे, और हमने यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर का एक छोटा सा प्रोग्राम किया था, उनका सम्मान समारोह किया था। तो शैलेंद्र ने कहा कि आप मेरे घर आएंगे। वो क्या, शैलेंद्र पक्का आऊंगा। 7-8 महीने निकल गए। मैं रोज ये हर संडे आता, तो मैं किसी न किसी चर्चा करता है अलवर चलेंगे। शैलेंद्र ने बुलाया, कईयों से चर्चा की, विजेंद्र हंसरा है, शैलेंद्र का एक वो आमंत्रण था वो बताया है। खैर जो परिस्थितियां बनती होती है वो तभी बनती है। आज 7-8 दिन पहले शैलेंद्र के घर जाने का मौका मिला। तो मुझे थोड़ा सा ये पता था कि शैलेंद्र का पूरा परिवार जॉब करता है, तो वहां जाके ये पता चला। तो जब मैं सब परिवारजनों से मिला, महादेव जी बैठे हैं, ये भी साथ थे, इनके पिता और इनके 2 भाई, ये 4 लोग वहां थे और इन्होंने इतनी आत्मीयता से हमारा स्वागत किया। सर वो चलता है, आत्मीयता तो है, तो परिलक्षित भी होगी, लेकिन मैंने एक वहां विशेष चीज फील की कि जो एक किसान परिवार के जो वैल्यूज होते हैं वो वहां सारे के सारे जिंदा थे। एक संयुक्त परिवार के जो मूल्य होते हैं, जो आदर्श होते हैं, वो सारे जिंदा थे। मैंने भाइयों का ऐसा प्रेम मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा खुद के मेरे भाई से इतना प्रेम नहीं है जो मैंने वहां जाके देखा, और मैं एक बड़ी प्रेरणा लेके आया कि भाई हो तो ऐसे हो सकता है। राम और लक्ष्मण 4 भाई थे, ये भाई तो 3 थे लेकिन उनसे भी कम नहीं थे। ये गांव के उठे हुए हैं और पहले खेती किया करते थे, तो इनके दादा से लेके इनके पिता से लेके जो उन्होंने खेतों में मेहनत की, जो पसीना बहाया, उस सब की हमने चर्चाएं की। तो कहीं भी फील नहीं हुआ कि ये सारा परिवार, ये सारे हैं वो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, और इनकी आगे आने वाली जो इनकी धागनियां है वो भी एक भाई की शादी हुई, वो भी टीचर है। तो आज भी है ना वही गांव वाली बातें, वही गांव वाला प्रेम, वही किसानों वाली फील इनके अंदर आई। तो जब हम वहां से निकले तो हम पहले राजनीति की और हॉर्मुज स्ट्रेट की और ईरान की शेयर मार्केट की पता नहीं क्या क्या चर्चाएं कर रहे थे, जब तक शैलेंद्र के घर नहीं गए। और जब शैलेंद्र के घर गए और वहां से निकले तो फिर हमने 2 घंटे तक शैलेंद्र की चर्चा की। मैं वहां ईरान था, मैं वहां ट्रंप था, मैं वहां खमनोई था, कोई नहीं था, सिर्फ शैलेंद्र था, उनका परिवार था। बहुत अच्छा परिवार है इनका। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में हर एक परिवार ऐसा। शैलेंद्र को एक बुलावा दिया, भाई सुबह का चला हुआ है, पहुंचा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपने
अनगिनत रातें काली की, वो मैंने उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ। तो आज हम किसकी वजह से यहाँ हैं? तो आपकी वजह से। अगर आप नहीं होते तो मैं भी नहीं होता और ये प्रोग्राम भी नहीं होता। पहले हमने ये सोचा था कि इस बार प्रोग्राम नहीं करेंगे, संस्थान नया खुला है, बाद में करेंगे, जब वो टाइम क्लासेस शुरू हो जाएगी उसके बाद एक दिन प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आप सबका जो रुझान आया उसके बाद ये सोचा कि नहीं, प्रोग्राम अभी करेंगे और जोरदार करेंगे, अच्छा करेंगे। मैं पहले थोड़ा सा राजनीति विज्ञान पे बोलूंगा, फिर आपके ऊपर बोलूंगा। देखिए, मुझे ये लगता है कि मुझे जो जीवन दृष्टि थी वो इस राजनीति विज्ञान ने दी। राजनीति विज्ञान शुरुआत में मेरे लिए एक विषय था, धीरे धीरे करके वो एक जीवन पद्धति का बन गया, मुझे खुद को पता नहीं चला। और राजनीति विज्ञान ने ही मेरा जीवन प्रभावित किया। मैंने कहा, मैं यहाँ जब आया तो सबके संपर्क में आया तो शांत होना सीखा, लेकिन सोचना, विचारना और मंथन करना तब सीखा जब मैंने राजनीति विज्ञान पढ़ना शुरू किया। मैं आपसे एक बात पहले भी साझा कर चुका हूँ, एक बार फिर साझा करूंगा कि मैंने सोचना कब सीखा, मंथन करना कब सीखा। मैं पॉलिटिकल साइंस में नया था, पहले मेरा जो मूल विषय था वो लोक प्रशासन था। तो फिर मैंने दोबारा एमए की, लेकिन एमए में आपको सत्यता से स्वीकार कर लो कि सिर्फ प्रमोशन के लिए की कि मैं ग्रेड 3 में हूँ और एक दिन मेरा प्रमोशन हो जाएगा अगर मैं एमए कर लूंगा पॉलिटिकल साइंस से, तो मैं स्कूल लेक्चरर बन जाऊंगा। लगभग तब जब मेरे रिटायरमेंट के 2 साल रह जाएंगे। इससे ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि बेरोजगारी का इतना लंबा दौर देखा कि बड़े सपने देखने से ही डरने लग गए थे। तो जब राजनीति विज्ञान पढ़ना शुरू किया तो मैं सूरतगढ़ में एक बुक शॉप थी, अरोड़ा बुक शॉप, मैं वहां गया। वहां जाके मैंने कहा, अरोड़ा जी, मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और मुझे कुछ पढ़ने के लिए एक बेसिक ऐसी पुस्तक दो जो मेरी समझ में आ जाए। अरोड़ा जी मुझे देख के खुश हो गया, क्योंकि उस दौरान मैं जॉब तो किया करता था। कि आप बिल्कुल नए विद्यार्थी हो जाओ, एकदम नया हो, या आप कुछ नहीं जानते, राजनीति विज्ञान को कुछ नहीं जानता, या आप 2 मिनट रुको। वो पीछे अपने गोदाम में गया और वहां से एक किताब, जिसके ऊपर जितने किताब का वेट था उतनी उसके ऊपर धूल जमी हुई थी, वो ऐसे करता हुआ लाया और ला के, सर आपके लिए ये किताब नहीं, सबसे बेसिक किताब है, आप यहाँ से पढ़ना शुरू करो, आपको आनंद आ जाएगा। वो किताब थी राजनीति विज्ञान विश्वकोश ओम प्रकाश का। महीने भर बाद जब मैं चीजों को थोड़ा समझने लग गया और मैंने राजनीति विज्ञान को पढ़ना शुरू किया, तब मुझे ये पता चला कि इस पुस्तक को राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी तब पढ़ते हैं जब वो सारी किताबें कंप्लीट कर चुकी हो। तो मैं अरोड़ा जी के पास गया, मुझे यार देख, अब तब तक हमने 5-7 बार गया तो हम दोस्त बन गए। फिर मैं वो एक पुस्तक लेके गया, मुझे अरोड़ा जी, आपने मुझे ये पुस्तक ये कह के बेची थी ये बेस्ट बुक है, जबकि ये तो एडवांस बुक है। उस टाइम एडवांस थी, आज बेसिक है। मैं आज से लगभग 12-13 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो सर अब चाहे किताब वापस ले जाओ, चाहे तो पैसे ले जाओ। वो क्या रहा था कि किताब मेरे पास 5-6 साल से पड़ी और कोई इसको खरीद नहीं रहा था। मैंने सोचा, तभी मैंने आपसे बार-बार पूछा था कि आप राजनीति विज्ञान बिल्कुल ही नहीं हो ना, आप कुछ नहीं जानते, तो तब मैंने आपको बेची हो। अगर आप ये कह देते ना मैं थोड़ा बहुत जानता तो ये किताब नहीं देता। और उस किताब में मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैं वहां 9 मार्क्स बाद के ऊपर गया और पहली बार मैंने हर्बर्ट मार्केजे को वहां पढ़ा और वहां से फिर मैंने सोचा, पहली बार मंथन किया मैंने हर्बर्ट मार्केजे के ऊपर और उसका जो 1 डायमेंशनल नेम था, एक विमीय जो आदमी था, उसके बारे में पढ़ा। अब मैं ये नहीं जानता कि मैं आज कहाँ सेट हूँ, लेकिन आज मैं उसकी परिभाषा में पूरा सेट हूँ। किसके? हर्बर्ट मार्केजे। मैं आज एक विमीय व्यक्ति हूँ। कई बार मुझे भी फील होता है, तब मैं कई बार बंधन तोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो फिर वापस आके उसी जाल में फंस जाता हूँ। कई बार तो ये सोचता हूँ कि जैसे मैंने इनका परिवार देखा,
छोड़ छाड़ के मेरे ठीक ठाक से खेत है, इतना तो हो ही जाएगा खेत में कि मेरा जीवन संचालित हो जाएगा। खेत में रहूंगा, वही सारे काम करूंगा और प्रकृति के गोद में रहूंगा। फिर मैं 2 4 5 दिन तो जाता हूँ, खेत भी जाता हूँ, रात को वहीं रुकता हूँ, दिन को वहीं रुकता हूँ, जितना मैं शारीरिक श्रम कर सकता उतना करता हूँ। फिर 4 5 दिन बाद नए किसी को फोन आता है, नए कोई कुछ पूछता है, नए कोई बहस होती है किसी मुद्दे के ऊपर, ठीक है, नए क्वेश्चन मार्क लगते हैं, नए आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं होती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। फिर मैं सोचता हूँ चलो वापस जयपुर चले गए और फिर आके इस पिंजरे में फिर कैद हो जाता हूँ। तो मैंने ये कहा कि मैंने सोचना वहां से सीखा। तो राजनीति विज्ञान जिसने मुझे पहली बार ये सिखाया कि ये जो प्लेटो का फिलोसोफर किंग था ये गलत था, और कोई अपने आप को अगर नॉन बायोलॉजिकल कहता है वो भी गलत है। वहां पे तो देखिए हम कहाँ से सीख रहे हैं कि रिपब्लिक का क्या है। अगर आपसे कोई बहस करे कि आज प्लेटो का जो रिपब्लिक है वो प्रासंगिक नहीं है, नहीं वो आज भी प्रासंगिक है। आज भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम उसमें मास्टर डिग्री है, हमारे पास उस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी डिग्री है और हमसे ज्यादा ज्ञान किसी को भी नहीं है। तो वो इसका तात्पर्य है कि वो हमारे एक आदर्श शासक हैं क्या, तो उसके ऊपर क्वेश्चन लगाना सीखा। तो ऐसी बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती है अपने, और यही आनंद आता है। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको विषय का ज्ञान तो दूं ही दूं, और कुछ मैं आपको ऐसा एक व्यवहारिक ज्ञान और दूं, चाहे वो जीवन से संबंधित हो, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, चाहे वो हमारे गांव से संबंधित हो, चाहे वो किसानी से संबंधित हो, और चाहे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित हो। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि इन सबको हम जोड़ के पढ़े ताकि जीवन को एक नई दृष्टि मिले। ये जो आज जो क्षण है ये मेरे लिए यूटोपियन है, एक कल्पना है। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद जब मैं आंखें बंद करूंगा तो मैं अपने आप से चिकोटी काट के देखूंगा कि अब क्या चल रहा है और पहले क्या चल रहा था। ऐसे एक रील सी है जो आगे चल रही है, मुझे कुछ पात्र हैं वो तो असली से नजर आ रहे, कुछ है वो नकली से नजर आ रहे। तो ऐसे ना पूरा भ्रम में हूँ, ये नहीं कि जैसे कि वो राजा महाराजा भीम खा के से भ्रम में रहते वो वाला तरंग, वो वाली तरंग नहीं। तरंग ये है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ना इस मुकाम पे पहुंचूंगा। हाँ इतना जरूर था कि मुझे एक मेरी माँ से ये प्रेरणा मिली कि अगर श्रम करना है ना तो फिर हदें पार करनी है। और हदें मैंने मेरी माँ को शारीरिक श्रम की हदें पार करते हुए देखा। मेरी माँ सुबह 4 बजे उठती, 3 4 भैंसें थी, उनका काम करती, संयुक्त परिवार था। फिर लगभग एक वो टोकरा लेके रोटी लेके खेत जाती, सब चाचाओं के लिए सबके लिए। फिर पूरे दिन माँ चाचियां सारी मिल के और खेत में काम करती। फिर माँ 4 5 बजे वापस आ जाती, 3 4 5 किलोमीटर चल के। शाम को फिर पशुओं का काम, और फिर शाम की भोजन, और फिर सबके कपड़े, और फिर शाम को संयुक्त परिवार की रोटी। तो कई बार तो माँ चूल्हे के पास बैठी बैठी और सब्जी बनाती बनाती सो जाती थी। फिर माँ को उठाया जाता, बावड़ी है के रोटी कौन खवाएंगे, फिर माँ उठती। तो मैंने ये मेरी माँ से सीखा, और वो माँ की प्रेरणा थी कि आज मैं यहाँ। मैंने कुछ विशिष्ट नहीं किया, मैंने कुछ भी अनोखा नहीं किया, मैंने कुछ अलग नहीं किया। बस ये है कि जो मेरी माँ ने सिखाया था कि तू अपने शर्म से और मेहनत से जी मत रह, तो तेरे जीवन में कामयाब हो जाएगा। माँ भी अपने जीवन में कामयाब थे, इसको अपने आज भी मेरी माँ जब चर्चा करती है तो अपने पूरे जीवन से वो संतुष्ट है कि उसने कभी भी काम चोरी नहीं की, कभी वो व्यर्थ में सोई नहीं, कभी व्यर्थ में बातें नहीं की। ऐसे मेरे पिता थे। तो आज माँ थोड़ी बीमार है, इसलिए आ नहीं पाई, वरना दोनों आते। तो ऐसे माँ बाप सबके लिए हुआ। फिर फिर जीवन में नंबर आता है आपका। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा।
और सीखा क्या है कि मैंने रोज मैं आपसे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। आपकी नेट जेआरएफ हो गई है, कईयों की 5 बार नेट हो गई, कईयों की 2-3 बार जेआरएफ हो गई, तो आपको लगता है कि ये सामान्य चीजें, तो क्या ये सामान्य है क्या? परसों दोपहर की बात है, मैं क्लास लेके आया, इतने में एक भाई आ गया। अब वो भाई थोड़ा सा भटका हुआ है, इंग्लिश मीडियम का है, पढ़ने वाला भी है, लेकिन थोड़ा सा जेन जी है। जेन जी है तो ठहराव थोड़ा सा क्या है, कम है उसमें, कम है। तो वैसे सत्संग करने लग गया कि सर मेरी कभी नेट हो जाएगी क्या, मेरी कभी जेआरएफ होगी क्या, मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। तो ऐसी चर्चाएं चल रही थी। इतने में विकास जी आ गए। तो मैंने विकास जी को बताया उनको कि विकास जी खुद जेआरएफ है, तो कहे मैं एक बार हाथ लगा के देख लूं। अब ये देखो कि जब उसने हाथ लगाया तो उसको क्या अनुभूति हुई, और जो विकास जी के लिए तो विकास जी को क्या अनुभूति हुई। वो ये कह रहे हैं कि मैं देखो सही क्या वो उस विकास नहीं होता, ये उसके पास में कोई एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हो सकता है, एक ऐसा युवा बैठा हो सकता है जिसकी क्या हो गई हो ध्यान, क्योंकि उसके लिए हर चीज क्या हो गई है, असंभव हो गई। तो मैंने कहा ऐसी कोई चीज असंभव नहीं, जो विकास ये कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, हमारे इतने सैकड़ों साथी कर सकते हैं, तो दोस्त तू भी कर सकता है। तो फिर उसको लगा कि ये जो नेट ज्यादा पा लेते हैं ना, हमारे जैसे ही होते हैं, है ना, इनके वही खून होता है, वही चमड़ी है, सब कुछ वैसा ही होता है, और शारीरिक ढांचा भी वैसा ही होता है, ये कोई नॉन बायोलॉजी का नहीं है। आप ना अपने आप को साधारण मत समझे। आप राजनीति विज्ञान में जितने लड़के लड़कियां पीजी करते हैं, उनमें से आप 0.1% के आसपास है। 8-10 लाख में से आप 200-250 है राजस्थान के अंदर जो हर साल ये नहीं करते हैं। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी नेट ज्यादा फ्री। बस अब थोड़ा सा आपके सपने आप बड़े कर लीजिए, और थोड़ी सी मेहनत अब आपको और ज्यादा करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं जेआरएफ वालों से निवेदन करूंगा। जेआरएफ का मैं अक्सर क्लास में चर्चा किया करता हूँ। बहनों का तो नहीं पता, भाइयों का मुझे से पता है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ा लिखा हूँ। अब अखिलेश अखिलेश ये हमारी चर्चाएं चलती रहती है, वो उनके लिए नहीं है। वो क्या करते हैं, जेआरएफ का एक फंडा है कि आप जब भी रिसर्च शुरू कर देते हैं, आपका इनरोल हो जाते हो, उसके बाद वो काफी टाइम तक लटकती रहती है, क्योंकि आप जब तक सारा सबमिशन करते हैं कि आपकी स्नॉप्सिस जमा हो गई है, सारा काम हो गया है, आपकी डीआरसी हो गई है, टाइटल फाइनल हो गया, तब तक 8-10 महीने निकल चुके थे, कई बार साल निकल जाता है। फिर वो आपकी एक साथ जेआरएफ आती है, तो लगभग 1 साल की जेआरएफ आती है, तो 3.5-4 लाख रुपए आती है। अब इतने रुपए हमारे खाते में एक साथ आते हैं, तो खाता फटने लगता है। तो हमारी ये समझ में नहीं आता कि इस फटते हुए खाते को रोकें कैसे। तो लड़कों ने निश्चित कर रखा है कि वो एक एनफील्ड मोटरसाइकिल लाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में फिक्स है कि वो गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाए। वहां से उनकी एक महिला मित्र जो उनकी वाइफ है, एक बंदी जानी है, ये फिक्स है वहां। उसमें कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं। आप ग्यारह हैं और आपके पास बाइक है। अब वो ये लगता है कि अब जीवन पूर्ण हो गया, जो अंतिम सत्य था, जो आर्य सत्य था, वो उसकी प्राप्ति हो गई। गाड़ी भी है, लाठी भी है। वो कहते हैं जीवन में इतने करते करते, और ऊपर से एक और, वो चाहे जूनियर होगा लेकिन भाई साहब बन जाता है, क्योंकि अब वो जहां भी थड़ी पे बैठेगा, कैंटीन पे बैठेगा, मेस के उसमें बैठेगा, मेज के ऊपर, तो सारे को से भाई साहब जेआरएफ हो गए। तो हम आपने कैसे बताया? तो 6 महीने तो बताता है मैंने ये पता था। 6 महीने बाद फिर वो झूठ बोलना शुरू करता है, और फिर वो एक दिन खुद से झूठ बोलना शुरू कर देता है, वो पढ़ना छोड़ देता, और 5 साल बाद जब उसकी आंखें खुलती है, जब उसकी जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो बहुत पीछे रह चुका होता है। तो कई बार तो मैं ये कहता हूँ कि इन युवाओं की भगवान जरा दे ही नहीं, क्योंकि भटक जाते हैं, लेकिन बहुत कम है जैसे भटकते हैं। तो
अब आप करना क्या है? अब जैसे आपने कही है कि जेआरएफ हो गई तो आप बहुत उत्साहित है कि जेआरएफ हो गया, जेआरएफ हो गई, तो क्या करें? अब आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और किसी भी गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है वहां आप इंतजार करें कि वहां आपका पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होगा। वो आजकल तो फॉर्म अप्लाई होता है, एग्जाम नहीं होता। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हो सकता है 6 महीने लेट हो जाए, लेकिन जब आप पीएचडी करें ना तो किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें, ताकि ना आपके मन में आज जिनकी कोई संशय नहीं हो। अगर आप किसी ये जो निजी विश्वविद्यालय खुल गए हैं, अगर यहाँ से आपने डॉक्टरेट कर ली, पीएचडी कर ली, तब आपके ताज जिंदगी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा मन में भी। और जब की जांच होगी आपकी पीएचडी की, क्योंकि चलते चलते ये विश्वविद्यालय कब ये नाम बंद नहीं हो जाएंगे, इनको यूजीसी क्या करेगी, उस पूरे क्राइटेरिया से बाहर फेंक देगी, फर्जी है ये। तो एक बार 6 महीने साल इंतजार कर लो, तब तक या तो जॉब लग जाएगी, नहीं लगेगी तो फिर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से या किसी अच्छे रेपुटेड जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उससे पीएचडी करें। अब आ गया और क्या करें? पीएचडी कोई इतना महान काम नहीं है। जैसे आपकी जेआरएफ होगी ना, आप में से कई क्या करते हैं, ओवरलोड हो जाते हैं, जेआरएफ हो गई, पता नहीं अब क्या करेंगे, पीएचडी करेंगे। फिर वो आते हैं मेरे से मिलते हैं, मेरे से मिलके ये कहते हैं कि सर जेआरएफ हो गई, क्या करूं, मैं तो बहुत बर्डन में हूँ, आज 4 महीने हो गए, जेआरएफ होने के बाद मैंने कुछ किया ही नहीं। तो वो ये सोचते हैं कि पीएचडी कोई बहुत ही बड़ा काम है जिसे पता नहीं कितना कुछ करना होता है, जबकि वो खुद से झूठ बोलते हैं, खुद को बुलावा देते हैं। उनको पता है पीएचडी में इतना कुछ नहीं करना होता जितना उन्होंने बर्डन ले रखा है। ठीक है, आपको काम तो करना ही होता है, लेकिन इतना भी नहीं जोड़ना होता। तो फिर आप धैर्य बनाए रखें, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इन बिटवीन आपके सामने जो जॉब होती है ना, आप उसको छोड़ देते हो। तो आपका जो अंत ध्येय है ना, वो तो है तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर स्कूल लेक्चरर बनना है, क्योंकि नेट जेआर पर असिस्टेंट प्रोफेसर भी एक ध्येय है। उसको आप स्मृत नहीं करें, मेरा यही निवेदन है आपसे। आप पीएचडी करें, आप जेआरएफ उठाएं, लेकिन भटके नहीं आप। और हमेशा जॉब के ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि एक भर्ती निकल गई ना, दूसरी भर्ती तक आते आते आपका जोश आधा रह जाएगा। तो आप जोश को बरकरार रखें अपने को, और जितनी जल्दी हो आप जॉब का प्रयास करें। जेआरएफ महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंततः आपको करनी तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी है। और जो वर्तमान में जो परिस्थिति आ रही है ना, वो बहुत ही अच्छी आ रही है। वो इसलिए कि पूरे 5 साल की कांग्रेस सरकार में विश्वविद्यालयों में भर्तियां नहीं, 2.5 साल इस सरकार को हो गए। ये सरकार जाते जाते कोई ऐसा काम करेगी जैसा डीयू के अंदर हुआ है। डीयू में मुझे लग रहा है 25-30 साल में जितनी भर्तियां नहीं हुई थी, अब इतनी एक साथ भर्तियां हुई है। 5,000 असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए गए हैं वहां। तो राजस्थान, जितने भी राजस्थान के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, उन सब में ना पोस्ट खाली है। आधे से ज्यादा पोस्ट तो राजस्थान विश्वविद्यालय में भी खाली है। तो आप ये मत सोचना कि आरपीसी से आएगी, अभी है ना 2 भर्तियां आपके सामने आएगी तुरंत प्रभाव से। एक तो यूनिवर्सिटीज की भर्ती शुरू हो जाएगी साल 6 महीने के अंदर में, क्यों सरकारी जाने से पहले एक बढ़िया भर्ती निकाल के जाएगी। अब ये सारी यूनिवर्सिटीज की कंबाइंड भर्ती करें या हर एक यूनिवर्सिटी की इंडिविजुअल भर्ती करें, ये अभी देखने का विषय है। एक बार कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि सभी विश्वविद्यालयों की इकट्ठी भर्ती कर लेते हैं, कोई एग्जाम लेके और कोई पैमाना तय करके। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये यूनिवर्सिटी, ये सरकार हर एक विश्वविद्यालय की अलग अलग भर्तियां करवाएगी और पक्का करवाएगी, ये मानते चलिए। तो एक तो वो है। दूसरा, नेट वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि अपने लगभग 338 पोस्ट आ रही है इसके अंदर, जो सोसाइटीज को ले जाए। हो सकता है एक बार इनका जो मानदेय है वो कम है, लेकिन ये मानदेय बढ़ेगा। दूसरा ये कि पहले तो हमको विरोध करें कि ऐसी भर्तियां हैं, रेगुलर भर्तियां हैं। अगर आ भी गई है ना, तो आप उसकी तैयारी जरूर करना, ताकि आप एक बार गवर्नमेंट कॉलेज में घुसेंगे तो आपका सपना है वो थोड़ा सा पूरा हो जाएगा। एक बार 5 साल के लिए 4 साल का एक्सटेंशन है, और 9 साल तक आते आते आपका जो दबाव समूह होगा वो इतना भारी हो जाएगा कि आप अपने जो मानदेय है उसको भी बढ़वा लेंगे, और हो सकता है गवर्नमेंट परमानेंट भी करते हैं। लेकिन एक बार वो सपना नहीं है, वो एक साइड में है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि अपन काई की तैयारी कर लें, सोसाइटी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर लें, वो पता है। तीसरा, ये स्कूल लेक्चर आपके सामने है,
इस बार बस 2-3 बातों को मैं लगातार कह रहा हूँ। एनसीईआरटी का ध्यान रखें, बेयर एक्ट का ध्यान रखें और पीजी के जो टॉपिक्स हैं विशेष करके 17-18 थ्योरीज है उनके ऊपर आप फोकस कर लें। मुझे लग रहा है कि 40% का एरिया तो आप वहीं से क्रॉस कर जाए, बाकी भी मैदान है वो मारी जाए। तो ये तो है आपके लिए। अब मैं चर्चा करूंगा कि हमने एक नया संस्थान ये हम सब जीते। ये एक लंबे समय से सपना था, लेकिन मैंने कहा ना कि कई बार आपकी पृष्ठभूमियाँ होती है, वो भी आपको बड़े सपने देखने से रोकती है। तो एक बार तो भी सपना था कि पेट भर के दूध पिएँगे, फिर भैंसें पाल ली। कभी सपना था कि गेहूँ की रोटी खाएँगे क्योंकि लगातार बाजरा चलता था, गेहूँ पहले कम हुआ करता था या कई बार गेहूँ होता नहीं था, कभी नहर वहर की बंदी आ गई तो ये भी देखा था, वो सपना पूरा हुआ। फिर ये सपना था कि कभी खुद का संस्थान डालेंगे और वो भी सपना पूरा हो गया। और अब ये जो सपना देखा था ना, मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी से ये जो सपने की पूर्ति है तेज गति से, जो क्रम था ना वो एकदम ऐसे चला। एक छोटा-सा हम बैठे थे, ये मीना जी सारे का विजेंद्र भी था। तो यहाँ पार्क में इकट्ठे थे। इन्होंने कहा कि सर आप गड़बड़ कर रहे हो। आप अपनी तहसील शुरू करो और आप जो संस्थान है उससे अलग होके कुछ करो। मैं कहा यार नहीं, अभी मैं संस्थान के साथ मैं यही रहूँगा। तो ये 30-40 हो गए, तो उन्होंने मुझ पे मानसिक दबाव डाला। विजेंद्र को लगातार छोड़ दिया कि तेरे को डेली जाके टीच करना है। और ये आपका ही मोटिवेशन का परिणाम था और आपके सहयोग का परिणाम था कि हमने एक छोटा-सा कदम बढ़ाया और आपने पूरा रास्ता ही साफ कर दिया। सोचा तो था हमने भी। हमने सोचा कि हाँ, हम ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी ऐसे बढ़ेंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता था हम इतनी बड़ी छलांग एकदम से लगा देंगे। आज लगभग हम कल ही देख रहे थे 5,000 के आसपास आप हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तशरीफ के माध्यम से, क्योंकि वो एक ही सेगमेंट है हमारे पास जो कॉमन है और बाकी तो हमने शुरू नहीं किए। इन फ्यूचर हमारे प्रयास ये हैं कि हम नई जो इबारत लिखेंगे वो एक व्यावसायिक संस्थान के रूप में नहीं बल्कि एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं भी गांव से आया, आप जैसे परिवारों से मैं आया, तो मेरी पूरी कोशिश है कि हम इतने हैं जितना कि हमारा भी गुजारा हो जाए और आपको भी जोर दिया है, हम ऐसा ही काम करेंगे। अभी राजनीति विज्ञान है, धीरे धीरे हमारा जो परिवार है वो बढ़ता जाएगा। हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ, स्कूल लेक्चर और जो पीजीटी है और सीयूटी पीजी, इन 4-5 सेगमेंट में हम डील करेंगे। मुझे आशा नहीं पूरी उम्मीद है कि आपका सहयोग मेरे प्रति यूं ही बना रहेगा। अब पहले जब मैंने खुद पढ़ाना शुरू किया तो मुझे ये लगता था कि शिक्षक अकेला होता है, उसको सब कुछ खुद करना होता है, खुद ही पढ़ना होता है, खुद ही नोट्स तैयार करने होते हैं, फिर उसको खुद ही प्रूफ रीडिंग करनी होती है, खुद ही उसको डिलीवर करना होता है। फिर अब धीरे धीरे पता चला कि ये टीम वर्क होता है। तो आज मैं जो कुछ हूँ चेहरा तो है मेरा, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी है वो आपको दिखाई नहीं देती। वो अभी हम जो व्यायाम लेते ये थे, हमारी सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है महादेव जी, जो बैक में रह के हमें सपोर्ट करते। मैं पहले दिन से आभार व्यक्त करूंगा महादेव जी का। फिर विजेंद्र है, विकास जी है, रंजीत जी है, गोबर जी है, महिमा है, निकिता है, हम सब मिलके काम करते हैं, कप्तान है और हम हैं सारे। अगर टेक्निकल जो भी काम है तो महादेव जी तो बीटेक है कंप्यूटर में और बाकी हम सब राजनीति विज्ञान के हैं। हम या तो नेट है या सीआरएफ और हैं हम सब विद्यार्थी। सबसे अच्छी बात ये है मैं एक छोटा विद्यार्थी हूँ, ये बड़ा विद्यार्थी,
क्योंकि मुझे कई बार शिक्षक बनना पड़ता है, तो मेरे को थोड़ा बोलना मंच पे ज्यादा आना पड़ता है। ये एज ए विद्यार्थी काम करते रहते हैं, तो मुझे ना बिल्कुल पता नहीं चलता कि सारे काम कब हो जाते हैं, कब हम पेपर बना लेते हैं, कब हम पेपर को डिलीवर कर देते हैं, और कब आपके रिस्पॉन्स आ जाते हैं, कब हम आपका रिजल्ट जारी कर देते हैं, मुझे ज्यादा नहीं पता चलता, सारे ये संभाल लेते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मुझे टीम मिली है, ऐसी एक अच्छी टीम सबके पास हो, जो भी शिक्षक हो। तो मैं अपने पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, इनके कर्म को नमन करता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा जी जैन परिवार है, ये उसको आप जैन जी का थोड़ा सा और सपोर्ट कर दें। जी जैन को जैन जी का एक और ग्रोथ कर जाएगा। आप जैसा प्रेम आपने अब तक बनाए रखा, वैसे आगे ही बनाए रखें। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपसे जुड़ के रहूं, आदर्शों के रूप में, मूल्य के रूप में, प्रेम के रूप में, और सबसे ज्यादा एक बड़े भाई के रूप में। आपका तहे दिल से आभार कि आप यहाँ आए। आपका पुनः बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।